हाँ, लगाइए। हरिओम साथियों, नमस्कार। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं डॉक्टर पंकज, आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो आप हमें एक बार मैसेज करें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही साथियों। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। आवाज़ आ रही हो साथियों तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आवाज़ अगर पहुंच रही तो आप हमें मैसेज कर दें एक बार साथियों, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और हाँ साथियों, ये हम जानना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इसके बाद की बात हम शुरू करेंगे। तो साथियों की हाँ साथी बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा साथियों। और हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की कक्षा को। और हमारी कक्षा आज की साथियों शुरू, कल जो हम लोगों ने देखा था साथियों, जो सवाल हम लोगों ने कल देखा था उसी सवाल के आगे साथियों हमारा देखिए टेट। आज देखिए इस समय पूरे वातावरण में टेट का ही माहौल बना हुआ है साथियों, जब से विज्ञप्ति आ चुकी है। कई साल बाद हमारी विज्ञप्ति आई है और इस विज्ञप्ति में जिनके पास अवसर है उनको जरूर साथियों इसमें आजमाना चाहिए। और मेरा मानना है कि आजमा करके ही आगे बढ़ेंगे साथियों हम लोग। तर्कस बेस साथियों, देखिए हमारी संस्था यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, हम आपको साथियों बता रहे हैं क्या। आपको संस्कृत को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। इसके पहले की कक्षा आपने हिंदी देखी होगी, हिंदी की पहले आपने सीडीपी देखी होगी। हमारी कक्षा के बाद आप देखेंगे साथियों मैथ मिलेगी आपको, सोशल साइंस मिलेगी आपको, पर्यावरण मिलेगी आपको, 11 12 ऐसे आपको मिलता जाएगा साथियों। संस्कृत विषय की मैं बात करता हूँ आपके सामने साथियों। 2026 को लेकर के टेट यानी यूपी टेट को लेकर के साथियों ढेर सारे छात्र हमारे गंभीर हो चुके हैं, हमारी संस्था से जुड़ चुके हैं। आपके साथियों, क्योंकि देर आप जितना देर करेंगे उतना आपका नुकसान होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे, जो पहले आएगा पहले पाएगा साथियों। कहने का मतलब ये है जितना जल्दी आप जुड़ेंगे तो आपकी मार्जिन ज्यादा रहेगी, 130 135 120। और नहीं तो देर में जुड़ेंगे साथियों, कम समय रहेगा तो जल्दी जल्दी चीजें जब क्योंकि जो पहले आएगा वो रिवीजन करेगा दूसरी बार तीसरी बार। अगर आप लेट आएंगे तो शायद आप एक ही बार पढ़ के आपको सीधे परीक्षा में बैठना पड़े। तो साथियों इसका लाभ आपको लेना है तो हमारी संस्था से जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। यूपी टेट 2026 को लेकर के तर्कस बैच साथियों 29 मार्च से आरंभ हो चुका है, खास बात दोनों मोड पे। अगर आप प्रयागराज में साथी हो तो आप आकर के ऑफलाइन में संपर्क करिए। हमारा पता है ऑफलाइन में बालसन चौराहा यानी प्रयागराज बालसन चौराहे के आगे सेंट एंथनी स्कूल के एकदम सामने हमारी संस्था है टीचर्स अकादमी। वहां पर साथियों आकर के आप हमारे संस्था से जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हमसे जुड़ने वाले साथी हैं सचिन कुमार शर्मा जी हैं और कह रहे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन भाई। और हमारे जो भी भावी शिक्षक हैं, हम भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। हमारी संस्था से आप जुड़ करके इसका साथियों लाभ उठा सकते हैं। ये तर्कस बैच आपके लिए 29 मार्च से शुरू हो चुका है। खास बात एक और है, नया बैच है। और दूसरी खास बात क्या साथियों है, आप अगर चयन इसमें नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, पहला शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा होने नहीं पाएगा कि आपका चयन ना हो। आप हमारी संस्था में आप ससमय जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों आप जुड़िए चयनित होने के लिए, आप पास होने के लिए जुड़िएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप पैसा वापसी के लिए जुड़िएगा साथियों। मैं यही चाहूंगा कि कोई कोई भी छात्र हमसे वापस न लौटने पाए, वो फिर से नई फीस दे और दूसरे किसी और में जुड़ पाए। आप जिसके लिए जुड़िए उसको आप पास करिए साथियों। हमारी संस्था का ये ध्येय है, बिल्कुल समर्पित हमारी संस्था है कि हम अपने इस तर्कस बैच के द्वारा, ये जो तर्कस बैच हमारा चल रहा है इसमें जो भी छात्र हमसे जुड़ रहा है सम्मानजनक अंकों के साथ साथियों 130 135 120 समय से जुड़ जाएंगे तो 120 की बात करूंगा। आप समय से नहीं जुड़ेंगे तब आपसे मैं 100 की बात करूंगा, 95 की बात करूंगा। समय साथियों जुड़िए हमारे और इस संस्था से जुड़ करके हमारे नए बैच का लाभ उठाइए। आइए, हमारी जो संस्था है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में साथियों सक्रिय हो चुकी है। आप जुड़िए, आपका स्वागत है। दूसरा बैच हमारा साथियों चल चुका है, ये नौकरी बचाओ। ये है शिक्षकों के लिए, मतलब 5 दिन हमारी कक्षाएं बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। इसमें हमारे शिक्षक बंधु, हमारे सम्मानित शिक्षक जो पदस्थ हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। उनके पास मौके कम है साथियों, और उनका पर खास करके पढ़ाई लिखाई से तो नहीं छूटा है उनका वास्ता, लेकिन टेट जैसी परीक्षा के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हम उनसे चाहते हैं, उन सम्मानित शिक्षकों के लिए हमारी ये संस्था पहली बार नौकरी बचाओ बैच लेकर के साथियों आ चुकी है। और केवल सरकारी शिक्षकों के लिए व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था की गई है। आपको अतिरिक्त कक्षाएं दी जाएंगी साथियों। ये व्यवस्था हमारी नौकरी बचाओ बैच के लिए है। आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं साथियों। ऐसा नहीं कि नौकरी बचाओ में केवल शिक्षक ही जुड़ सकते हैं, जो भी छात्र चाहे इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन स्पेशली किसके लिए बना हुआ है ये मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ। ये संस्था हमारी, ये जो है सरकारी शिक्षकों के लिए साथियों बना हुआ है। आइए हम लोग जुड़ते हैं, अपने सवाल को लेकर के साथियों चलते हैं। सवाल हमारा आ चुका है और हम अपने सवाल और जवाब साथियों, सवाल हमारा आपके सामने है और आप जवाब हमें देंगे, अच्छा लगेगा। और सवाल और जवाब हम लोगों का शुरू हो चुका है साथियों। आइए, हम लोगों ने सवाल कर लिया। पहला सवाल,
ठीक है साथियों, पहला सवाल हमारा आपके सामने आ चुका है। ये कल सवाल हो चुका था। इस सवाल को लेकर के हमारी ढेर सारी बात भी हो चुकी थी। इस सवाल में हमारे साथी जुड़ने वाले लोग हैं, आप जुड़े हैं साथियों। हमारी इस कक्षा को आप शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, और ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हम ये जरूर चाहेंगे कि आप सब लोग जुड़े और साथियों इसका लाभ उठाए। पित्रा शब्द पूछा है साथियों, पित्रा क्या होता है? ठीक है, पित्रा, पित्रा एक शब्द है। पित्रा मतलब जो है पिता, पितृ शब्द का एक रूप है पित्रा। ये कहाँ बनता है? प्रथमा में बनता है कि द्वितीया में बनता है कि तृतीया में बनता है साथियों? कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति में बनता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में बनता है या द्वितीया विभक्ति में बनता है? द्वितीया विभक्ति में बनता है। ठीक है, या कह सकते हैं आप तृतीया विभक्ति में बनता है साथियों। किस विभक्ति में बनता है ये जानने का वो प्रयास कर रहा है आपसे। प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में और चतुर्थी में। और क्या पूछा साथियों? चतुर्थी में। अब आपको रूप इसमें आपको रट लेना चाहिए। मेरा मानना साथियों है जाकर के आप पितृ का रूप याद करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रूप आपके लिए है। पितृ माने होता है पिता, फादर। ठीक है, इसको जाकर के आप याद करिएगा और आपको हम बताएंगे। आप जुड़ेंगे हमसे संस्था से, हम आपको बताएंगे पितृ का सारा रूप नहीं रखना आपको है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, कहां से पूछा जा सकता है, वो सारी बातें हम आपको साथियों बताएंगे। तो कह रहा पिता पितरो पितर पितरम पितरो पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभी साथियों, पित्रा पितृभ्याम पितृभी। यही भी बात हमारी कल जाके रुकी थी साथियों। पित्रा पूछा था कि पित्रा में कौन सी विभक्ति साथियों है, तो साथियों कौन सा विभक्ति हमारी है पित्रा में? पित्रा में साथियों जो हमारी विभक्ति थी पिता पितरो पितर पितरम पितरो पितृन। अक्सर पूछता है द्वितीया का बहुवचन तो पितृन बनता है, लेकिन यहाँ साथियों पित्रा पूछा है, ये तृतीया का एक वचन है। पिता पितरो पितर पितरम पितरो पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभी। तो पित्रा कहाँ का रूप है साथियों? ये हमारा तृतीया का बन गया। अब आपको हम बताना चाहेंगे महत्वपूर्ण इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आपके लिए क्या क्या बनेगा साथियों रूप? आपके लिए महत्वपूर्ण रूप क्या क्या बनेगा ये देखिए। पिता पितरो पितर पितरम पितरो पितृन। शब्द क्या साथियों है? पितृ का, है ना? शब्द क्या है? पितृ। आपको मैं कल बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा। पितृ शब्द है जिसको क्या कहते हैं? पिता। इसका रूप ऐसे चलता है प्रथमा में। आपसे पूछेगा प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? पिता, पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः। द्वितीय में क्या बनेगा साथियों? द्वितीया, द्वितीया यानी द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन, पितरम पितरम पितरौ पितृन। दो बार री रहेगा, एक बार मतलब ए वाला एक बार, दो बार ए वाला री रहेगा साथियों। ये सब हम आपको बताएंगे। पितृन, यही सवाल साथियों आपसे अक्सर पूछता है। पिता पितरो पितर पितरम पितरो पितृन। और तृतीया में साथियों क्या बनेगा? जो भी आपको मैं हल कराया हूं ऊपर वाले, तृतीया में क्या बन रहा है? पित्रा पितृभ्याम। पित्रा देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया? पित्रा पितृभ्याम पितृभी। यही रूप साथियों बनता है। ये रूप साथियों आपको मिलेगा। इस रूप के लिए आपको जरूरी है, अब हम आपको बताना चाहेंगे पितृ शब्द में जब भी रूप पूछेगा साथियों तो देखिए, या तो आपसे पित्रा पूछ लिया, आपसे क्या पूछा है 15 नंबर सवाल में? पित्रा पूछा है आपसे। ये पूछा है कहां पे है साथियों? ये देखिए आपका ये तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति साथियों है? तृतीया, द्वितीया और प्रथमा। अच्छा यहाँ पे क्या है? एक वचन। क्या साथियों है? एक वचन। मैं वचन को बिंदी लगा दे रहा हूं। द्विवचन और ये बहुवचन। ये हमारे वचन होते हैं। वचन कितने साथियों होते हैं? 3 होते हैं। और विभक्तियां कितनी है? ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, जुड़ने वाले हमारे पुष्पा यादव जी हैं, सचिन जी हैं और ढेर सारे लोग जुड़े हुए, सबका धन्यवाद करते हैं हम। आप साथी जुड़े रहिए और हमारे इस जो हमारी कक्षा चली साथियों टीजीटी पीजीटी पे, आप टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे साथियों हमारी जो मेन संस्था है, यानी हमारी जो मेन चैनल हमारा टीचर्स अकादमी का है, उसमें कुछ बाधा आ चुकी है, इसलिए हम लोग टीचर्स अकादमी पे साथियों कक्षाएं ले रहे हैं। हमारे ढेर सारे छात्र जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पुष्पा जी
और सचिन जी, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारी कक्षा को साथियों शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप में डालिए कि जो टीचर्स अकादमी की संस्था, जो टीचर्स अकादमी की कक्षाएं हैं वो आप टीजीटी पे आ रही हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए साथियों, 2 दिन 4 दिनों के लिए है। इसके बाद फिर हम लोग पुनः अपने टीचर्स अकादमी में, जैसे हमारा चैनल वापस आता है वैसे हम लोग आ जाएंगे। साथियों, अक्सर पूछा जाता है आपसे, क्या पित्रा, पितृ शब्द का पूछता अक्सर क्या है, द्वितीया का बहुवचन साथियों पूछता है, ये हमेशा पूछता है, पितृन शब्द पूछता है। और साथियों, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, या पितृ भी पूछता है, ये बहुवचन वाला रूप अक्सर पूछा जाता है, तो आप जाकर के पितृ का रूप याद कर लीजिएगा। साथियों, ये आपके लिए भलाई की बात मैं कर रहा हूं, आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे, हम आपको पितृ के रूप में जो भी महत्वपूर्ण रूप है कि कहाँ कहाँ पे है, उसको सर्कल करके हम आपको ऐसे बताएंगे कि ये रूप से ये रूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाला रूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन बॉक्सों को ध्यान से रोज देखते रहेंगे, परीक्षा में हूबहू सवाल साथियों आएगा, ये मेरा अपना विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं। आइए, सवाल क्या है साथियों है, कावर्ण, कावर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखिए, जैसे हम लोग हैं, जो भी हमारे छात्र जुड़ने वाले हैं, चाहे पुष्पा जी हैं, चाहे वो सचिन कुमार जी हैं, कोई अयोध्या का है, कोई फैजाबाद का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई अम्बेडकर नगर का है, कोई बहराइच का है, कोई गोंडा का है, कोई इटावा का है, कोई उरई का है, कोई गाजीपुर का है, कोई बलिया का है, कोई देवरिया का है। हर एक छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, हर एक छात्र जुड़े हुए हैं साथियों। वैसे ही हमारे जो कुछ वर्ण हैं, जैसे जितने लोग हैं अलग अलग जगह से आते हैं, वैसे हमारे वर्ण साथियों हैं, चाहे वो का हो, चाहे वो खा हो, चाहे वो गा हो, चाहे वो घा हो, हा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, का, खा, आ, बा, सा, कहीं भी जितने भी वर्ण हैं सबके उच्चारण स्थान अलग अलग है। साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं टेट के लिए साथियों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, 30 में 30 सवाल करने के मैं पूरा आपको तैयारी कराऊंगा, और मैं बताऊंगा कहां से आपके लिए सवाल आएंगे। साथियों, उच्चारण स्थान होता है, चाहे वो का हो, चाहे वो आ हो, ठीक है, हा हो, विसर्ग हो, सबका उच्चारण स्थान। देखिए, इसी नाते संस्कृत को वैज्ञानिक माना गया, एक वैज्ञानिक भाषा हमारी मानी गई। अब सोचिए, का उच्चारण स्थान। अब का को लोग कहेंगे हर शब्द तो हम मुंह से ही बोलते हैं। भाई ठीक है, मुंह से आप जरूर बोलते हैं, लेकिन मुख नहीं, वहां कुछ ऐसे वर्ण हैं जो आप केवल कंठ माने केवल गले से निकलता है, आ, न जीभ काम कर रही, न दांत काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल मुंह खुला और डायरेक्ट आवाज बाहर निकल गई, आ, का। देखिए, का कहिए, देखिए केवल मुंह खुल रहा है, डायरेक्ट गले से आवाज बाहर निकल रही। साथियों, हमें 16 नंबर सी का उत्तर मिल रहा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, बिल्कुल सही उन्होंने कह दिया। अब का वर्ण पूछ रहा है कि का वर्ण, देखिए का, खा, ग, घ, ठीक है, न, ये जितने वर्ण हैं, ठीक है, अकुह यानी काका का गंगा, और आ, देखिए इसके आगे आ वर्ण, आ मतलब छोटा आ बड़ा आ सब, ठीक है, तो आ वर्ण और का, खा, गा, घ, न, ठीक है, और अकुह और ह, और एक जो विसर्ग होता है, विसर्ग मतलब ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं ना, यही लक्षण विसर्ग का है, ये विसर्ग है। यानी आ का, आ माने आ छोटा आ बड़ा दोनों, का, खा, गा, घ, ङ और हा और विसर्ग, इतने का उच्चारण स्थान साथियों क्या है, इतने का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है, क्या साथियों है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। साथियों बस ऐसे बना देना आपको है, ऐसे बॉक्स बना करके कंठ में कौन कौन आता है, आ माने छोटा आ बड़ा आ दोनों, ठीक है, छोटा आ बड़ा दोनों, छोटा आ बड़ा दोनों, का, खा, गा, घ, अंगा, का, खा, गा, घ, अंगा और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान साथियों क्या है, इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। अब आ गया तालु, इचु स्थानाम तालु, ई च वर्ग। अब इचु स्थानाम तालु मतलब क्या हो गया, ई हो गया, और इचु यानी च, छ, ज, झ, या यानी च वर्ग का, छ छ झ झया, ई और छ छ झ झया, इचु यशाणाम, या और बड़ा श, इनका उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है, इचु यशाणाम तालुहु, क्या होगा, तालुहु, इनका तालु होता है। अब आप सोचेंगे तालु, बच्चों का तालु नहीं होता, जो छोटे बच्चे होते देखिए उनका तालु देखिए अक्सर सूख जाता है, छोटे बच्चों का तालु जो ऊपर होता है, तालु मतलब क्या है, जो ऊपर वाला दांत है उसके पीछे आप आइए, जहां डाट डाट है, लाइन लाइन है, उसके और पीछे आइए जहां पे एकदम आसमान गोल सा आसमान है, ऐसे यहाँ पे जो तालु है उसको हम तालु कहते हैं साथियों, ठीक है।
तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। किनका? ई, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, और या और शा, इनका स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। कंठ आपने देख ही लिया। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ऋषि वाला री, टू, टू माने टा, ऋतु टा, ऋतु रसाणाम मूर्धा एक कानून नियम है संस्कृत का, हम आपको कानून नहीं बता रहे। री के बाद टा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ऋतु रसाणाम, रा और शा, इनका उच्चारण स्थान साथियों क्या हो गया? इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और रा और शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। कंठ आपने देख ही लिया, ए अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव, उ, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव साथियों, कह रहा है उ, पू यानी पाफा बभमा, प, फ, ब, भ, मा, पाफा बभमा, इसका उच्चारण स्थान। और उपधमानीय, उपधमानीय मतलब ये होता है प और फ, इनका उच्चारण स्थान साथियों क्या हो गया? उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, ओष्ठ हो गया। सारी बातें हम आपको बताएंगे साथियों, एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। इस डायग्राम में किन किन का उच्चारण स्थान क्या क्या है, का कहां से है, पा का कहां से है, टा का कहां से है, डा का कहां से है, सा का कहां से है, सारी बातें साथियों आपको बताएंगे। पुष्पा यादव जी जुड़ चुकी है, कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार पुष्पा यादव जी, प्रणाम, आशीर्वाद। और हमारे सचिन कुमार छात्र जुड़े हुए हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं साथियों। आइए अगला सवाल हमारा हो गया, तो क वर्ण का उत्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठ और ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचु यशाणाम तालु और उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। साथियों ये हमारे सवाल आपके सामने हो चुके हैं, चारों विकल्पों को हमने हल कराया। किसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान का मतलब होता है जब हम बोलते हैं किसी शब्द को, जैसे बोलते हैं टा, टा देखिए, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा कहते हैं देखिए मूर्धा, मूर्धा मतलब हो गया जो ऊपर वाला दांत है उसके पीछे, जो ऊपर वाला दांत है देखिए ऊपर वाला, उसके पीछे देखिए डॉट डॉट जो लाइन बनी हुई उसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। री, री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, देखिए उसी जो जीभ का अगला भाग है उसी में जाके बार बार टच कर रहा है, तो इसको क्या कहती है साथियों? ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा से। अच्छा, इक्ष्वाक वंशी, इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, मतलब इक्ष्वाक, जो इक्ष्वाक वंश के राजा हैं उनका साथियों कहाँ पे इनका निरूपण होता है? दस कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में और कादम्बरी में। साथियों आपको देखिए पूछे जाने वाले सवाल क्या क्या है, आपसे कभी पूछा गया है कि रघुवंशम के लेखक कौन है, मेघदूतम के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है और दस कुमार चरितम के लेखक कौन है? अभी तक ये सवाल आ रहा था। देखिए सवालों की प्रकृति साथियों बदल गई, समय के साथ साथ, समय के सापेक्ष सवालों की प्रकृति लगातार बदल रही है। और देखिए क्या पूछ दिया आपकी, इक्ष्वाक वंशी राजाओं का वर्णन कहाँ है? अभी तक तो ये पता होना चाहिए था कि कौन लिखा है, अब ये भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि गोदान किसने लिखा है, तो भाई प्रेमचंद ने लिखा है। अब आपसे पूछ लिया जाए गोदान में किसका किसका वर्णन है, यही बात पूछ लिया, गोदान किसने लिखा है? गोदान लिखा है प्रेमचंद ने। तो भाई ये तो बात हो गई सीधी सीधी बात कि गोदान जो उपन्यास है उसको लिखने वाले प्रेमचंद जी हैं। लेकिन उसी में सवाल अगर कोई पूछ दे कि धनिया कौन है, धनिया किसकी बहन है, या धनिया और गोबर, उसमें जो उसके एक्टर और एक्ट्रेस हैं, यही सब तो है उसमें, धनिया है, गोबर है, ढेर सारे लोग हैं। तो इस तरह के सवाल बन गए आपसे। तो इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण कहाँ प्राप्त होता है? इक्ष्वाक वंशी कौन थे सर? इक्ष्वाक वंशी वही मतलब सूर्य वंश, भगवान श्री राम का वंशज है। तो भगवान श्री राम का वंशज कहाँ पे मिलता है? दस कुमार चरित्र में भाई नहीं, यहाँ साथियों रघुवंश महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में क्या मिलता है? इक्ष्वाक वंशी राजाओं का मिलता है साथियों। और कितने राजाओं का वर्णन है अगर आपसे पूछा जाएगा रघुवंश महाकाव्य में? एक पहला सवाल तो ये हो गया कि किन राजाओं का वर्णन है, तो इक्ष्वाक वंशी, इक्ष्वाक वंशी माने भगवान राम वाला वंश जो है, यानी सूर्य वंश, इक्ष्वाक वंश या सूर्य वंश। जो सूर्य वंश वाले हैं, ये जो अयोध्या वाले हैं, उन्हीं का वर्णन पूछ रहा है कि राजाओं का निरूपण, यानी इन राजाओं के बारे में कहाँ पे जानकारी दी गई है? तो रघुवंश महाकाव्य है। इसको किसने लिखा है? रघुवंश महाकाव्य को कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों? महाकवि कालिदास ने लिखा है इसको। कालिदास लिखे, पहली बात एक जानिए, एक समाचार, एक न्यूज आपको जाना बहुत जरूरी है कि इसको लिखा किसने है।
इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण तो है, लेकिन कितने राजाओं का, 2, 10, 5, ये भी पूछ सकता है। यानी यहाँ पे कितने राजाओं का साथियों वर्णन है, 31 राजाओं का वर्णन है। कितने, 31 राजाओं का वर्णन है, 31 राजाओं का वर्णन साथियों हमें मिलता है। 2-3 बात याद रखिएगा, रघुवंश महाकाव्य है, किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। और ये जो इसमें कितने राजाओं का वर्णन है, 31 इक्ष्वाक वंशी राजाओं का, या 31 इक्ष्वाक, ठीक है, इक्ष्वाक वंश राजाओं का, इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का वर्णन है, वंशीय राजाओं का वर्णन है। ठीक है साथियों, इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का वर्णन मिलता है 31। ये साथियों देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं और पुष्पा जी जुड़ चुकी है, सबका हम धन्यवाद करेंगे। आप सब जुड़े हुए साथियों, इस हमारे सेशन को आप जरूर आगे बढ़ाइए, अपने साथियों तक बढ़ाइए, क्योंकि देखिए हम टीचर्स अकेडमी पे ना पढ़ा करके इस समय साथियों हमारा जो मुख्य चैनल है उससे हम थोड़ा सा हट करके अपने ही चैनल यानी सहायक चैनल हमारा है वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी, हम उस पर कक्षाएं ले रहे हैं साथियों। अपने सारे जो भी साथी हमसे टीचर्स अकेडमी जुड़ने वाले हैं उन तक आप जरूर पहुंचाइए इसको, निश्चित तौर पे ये उनको भी लाभकारी हो। अष्टाध्यायी किससे संबंधित है साथियों, सवाल नंबर 18 आ गया, अष्टाध्यायी किससे संबंधित है। पहली बात तो पूछा जाता है आपसे, अष्टाध्यायी के लेखक कौन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अष्टाध्यायी के लेखक पूछता है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है। अष्टाध्यायी से बनने वाले सवाल कौन कौन से हैं, किसने लिखा है इसको, किसने लिखा है साथियों इसको, किसने लिखा है, तो इसका उत्तर साथियों मिल गया। किसने लिखा है साथियों इसको, पाणिनि ने लिखा है, महर्षि पाणिनि ने, पाणिनि किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी साथियों कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय साथियों हैं, 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय साथियों हैं इसमें, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी से यही सवाल आपसे बन सकता है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन साथियों हैं, ये पाणिनि महाराज हैं। और इसमें अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, अष्ट माने 8 होता ही है, यानी 8 अध्यायों में ये लिखा हुआ है। 2 बातें आपने जान ली, ठीक है, 2 बात आप जान चुके हैं। अब कह रहा है कि अष्टाध्यायी से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है ये भी पूछ सकता है आपसे, अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ है ये व्याकरण का ग्रंथ है। कैसा साथियों है, ग्रामर इसमें है, व्याकरण का ग्रंथ है ये। अष्टाध्यायी में क्या लिखा हुआ 8 अध्यायों में, उसी में लिखा है संधि, समास, कारक, प्रत्यय, सधातु रूप, कृदंत, तद्धित, सब कुछ लिखा हुआ है। यानी जो भी आप अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी कोई कविता वाली साथियों नहीं है। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी जो लिखी गई साथियों किनके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि द्वारा लिखी गई है और 8 अध्यायों में लिखी गई है, और ये व्याकरण का ग्रंथ साथियों है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आ गई आपके सामने, दूसरी बात कहते हैं साथियों, नाट्य शास्त्र से कौन संबंधित है। सवाल आपके सामने साथियों है, नाट्य शास्त्र से संबंधित रहने वाले हमारे कौन है, आचार्य भरत मुनि। कौन है साथियों, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत, आचार्य भरत नाट्य शास्त्र के जनक माने गए हैं। अलंकार के साथियों इसमें वामन है, ठीक है, इसमें वामन है और भी कई लोग हैं, भामह भी हैं, वामन भी हैं, कई लोग इसमें साथियों मिलते हैं। तो हमें उत्तर जो मिल चुका है 18 का, बिल्कुल सही उत्तर देने वाले लोग हमें उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही प्रतिमा जी ने उत्तर दे दिया साथियों, बहुत सही दिया उत्तर इन्होंने। तो जैसे काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, काव्य में अलंकार भामह दिए हैं, वामन दिए हैं, उद्भट दिए हैं, ढेर सारे लोगों ने दिया है अलंकार में, वामन दिए हैं, भामह दिए हैं, ठीक है। कोई भी नाम आपको मिलता है, ये सारे लोगों ने अलंकार की चर्चा की है साथियों। क्या की है, अलंकार की। वामन ने भी लिखा है, भामह ने भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, काव्य शास्त्र को लेकर के, काव्य शास्त्र से संबंधित तो नहीं है, काव्य शास्त्र से संबंधित आपका क्या साथियों है, आपका काव्य शास्त्र से संबंधित क्या साथियों है, काव्य प्रकाश है, ठीक है। काव्य प्रकाश आपसे पूछा जाता है बार बार, काव्य प्रकाश किसने लिखा है साथियों, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट ने लिखा है। किन्होंने लिखा है, आचार्य मम्मट ने लिखा है। ये बार बार सवाल आपसे, कठिन सवाल अगर बनेगा तो ये बनेगा। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है, ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ कौन है, ये काव्य प्रकाश है पहला। दूसरा साथियों हो गया साहित्य दर्पण, आपसे पूछे जाने वाला सवाल है ये, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसने लिखा है साथियों, इसको आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। साहित्य काव्य प्रकाश किसने लिखा है, साहित्य दर्पण, यानी काव्य शास्त्र का एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। अलंकार शास्त्र का ग्रंथ वामन ने लिखा है, भामन ने लिखा है। क्या लिखा है, काव्य अलंकार, और इस तरह की पुस्तकें लिखी हुई हैं। दूसरी बात,
एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, नाट्य शास्त्र जो लिखा हुआ है आचार्य भरत द्वारा लिखा हुआ है, बहुत कठिन अगर इसमें सवाल बनेगा तो नाट्य शास्त्र जो है कितने अध्यायों में साथियों है, ये सवाल बनता है 36 अध्यायों में अक्सर पूछा गया है। नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में है? 36 अध्यायों में है। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, सारी बातें हम आपको एक बार में बता दिए। व्याकरण का ग्रंथ कौन सा साथियों है? ये व्याकरण का ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी है। आपको उत्तर आपको मिल गया हमारे साथियों ने, हमारे पढ़ने वाले जो भावी शिक्षक हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं, पुष्पा यादव जी हैं और हमारे सचिन कुमार शर्मा जी हैं, सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर इसको साथियों बताइएगा और बताते हुए आगे बढ़िएगा, अपने साथियों तक जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, आप करें ना करें साथियों। तो नाट्य शास्त्र आपने जान लिया भरत का है, अलंकार शास्त्र वामन का, भामह का, ये सब काव्य अलंकार लिखते हैं। काव्य शास्त्र का जो ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा। काव्य शास्त्र में जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो काव्य शास्त्र किसने, काव्य प्रकाश किसने लिखा है? काव्य शास्त्र जैसे नाटक के ग्रंथ कौन कौन से हैं? आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्रभास्वत दत्तम में ढेर सारे नाटक हैं, लेकिन वैसे ही काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है। ये बार बार आपसे सवाल पूछे, साहित्य दर्पण किसने लिखा है? विश्वनाथ ने लिखा है। काव्य प्रकाश किसने लिखा है? आचार्य मम्मट, माँ फिर आधा माँ फिर पूरा माँ फिट्टा मम्मट, आचार्य मम्मट ने लिखा है। तो साथियों यहाँ उत्तर हमें मिल गया 18 का ये। अच्छा 19वां सवाल आइए, 19वें सवाल का जवाब आपके सामने साथियों है। 19वां सवाल आपके सामने है, आप इसका जवाब देंगे। हमसे जुड़ने वाले छात्रों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों, आप आइए। 19वें सवाल का जवाब हमको आप दीजिएगा। मैंने आपको बताया, अभी चारों विकल्पों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी, काव्य शास्त्र की पुस्तक, नाट्य शास्त्र की पुस्तक, महर्षि पाणिनि, इसके पहले भी आपने देखा, इनकी रचना क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित करते हैं, यही महर्षि पाणिनि थे। भगवान शंकर के पास जाते हैं, शंकर जी से कहते हैं, अच्छा इनको क्या है, इनको जैसे आपको आज शिक्षक बनने की राह में आप है साथियों, तो आपको बहुत छीटाकशी करने वाले लोग होंगे, अरे तो डीएलएड कर लिए हैं, बीएड करके घूम रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, छीटाकशी लोग करते हैं, मंद बुद्धि के हैं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला, ढेर सारी बातें आपको करते होंगे साथियों। उनके लिए साथियों क्या है, उनके जो भी बात कर रहे हैं उनका कोई उत्तर आपको नहीं देना है, परीक्षा पास करके उनके सवालों का जवाब आप खुद दे देंगे साथियों। परीक्षा भर पास कर लीजिए, परीक्षा पास करने के बाद ये रिजल्ट उनके मुंह पे लाके रखिएगा, ये देखिए रिजल्ट है, 130 नंबर है, 120 नंबर है, सुपर डेट आने दो, मैं शिक्षक बन के तुम्हें दिखाऊंगा साथियों, ठीक है। खैर ये बात किसी की, ये तो कमजोरी का लक्षण है, अगर हम उनको दिखाने जाएं, हम करके दिखा दें, उनको दिखाने नहीं, जब आप शिक्षक बन जाएंगे ऑटोमेटिक वो देख लेंगे, वो खुद ही उनकी हालत क्या हो जाएगी आप साथियों जानते होंगे। वही हालत साथियों हमारा यहाँ पे है। पाणिनि जी को यही हुआ, पाणिनि जी जब पढ़ने में बहुत कमजोर थे या मंद बुद्धि के माने जाते हैं, लोग कहते हैं औसत बुद्धि के, पीछे बैक बेंचर्स थे या पीछे बैठते थे, इनका लोग बड़ा मजा लेते थे कि ये कम बुद्धि का है, ऐसा है वैसे। ये भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु ऐसा कुछ करिए जो कि हमारा लोग उपहास कर रहे हैं, हम इसको साबित तो कर पाए। जाके ये बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, और भगवान शंकर यानी महेश्वर भगवान शंकर को कहा गया, महेश या महेश्वर भगवान शंकर का ही पर्याय है। महेश्वर ने डमरू बजाया, डम 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 डम, मतलब डम 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 नहीं बजाया, बल्कि उन्होंने क्या बजाया साथियों? आयुड रिलिक यौंग यौज हायवरत लणयम गणनम जवाय गरदस जब गरदस खप छदत चरतो कपाय सक्षर हल। आपसे सवाल पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र कितने साथियों? माहेश्वर माने भगवान शंकर द्वारा जो डमरू से निकला है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, है ना साथियों? पूछा जाएगा आपसे माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी साथियों है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों कितना है? 14 है, ये आपसे पूछा जाएगा साथियों, कितना है? 14 सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र कितने साथियों हैं? 14, ठीक है, 14, यही 14 सूत्र साथियों हैं। वर्णमाला में उसी को आधार बना करके, इसी माहेश्वर सूत्र को आधार बना करके पाणिनि क्या किया? वर्णमाला का निर्माण करते हैं। आयुड रिलिक यौंग यौज हैवरत लणयम गणनम झवय गरदस जब गरदस खपछदत चरतो कपाय सक्षर हल, यानी आयुड से लेकर के साथियों, जैसे आ ई उ ड़ री री रिलरिक यौंग यौंग औच। अब देखिए साथियों, ये 4 हो गया ना आपका, 1 हो गया, 2 3 4, यानी 4 आपके जो है ये माहेश्वर सूत्र हो गए। 4 सूत्रों में ही सारे क्या हैं? सारे आपके स्वर वर्ण हैं, जिनको आप वॉवेल कहते हैं साथियों।
कॉन्सोनेंट और वावेल, वावेल और कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में वावेल कहते हैं। ये देखिए सारे स्वर इतने में मिल गए आपको, यही इसी चारों सूत्रों में आपको स्वर मिल गए। क्या? आ, ई, उ। ये जो आखिरी वर्ण होता है वो 0 होता है, माने इत संज्ञक होता है, इसकी गणना हम नहीं करते हैं। हर एक सूत्र का जो आखिरी वर्ण रहेगा उसकी गणना, उसको जोड़ते हम नहीं है, वो केवल दिखता भर है, जुड़ता नहीं है। इसकी हालत वही है जो हमारे गणित शास्त्र में, जो गणित में 0 की हालत है, जो कंडीशन है वही कंडीशन साथियों इसकी है। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। देखिए इतने वर्ण आपको मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संपूर्ण स्वरों की संख्या कितनी साथियों आपसे बता दिया गया। संपूर्ण स्वर कितने हैं? ये संपूर्ण स्वर हैं, कितने हैं? 9। आपसे पूछा जाता है संपूर्ण स्वर कितने हैं? संपूर्ण स्वर कितने हैं साथियों? हैं संपूर्ण स्वरों की संख्या 9 है। और आपसे मूल स्वर पूछा जाएगा तो मूल स्वर कितने हैं? संपूर्ण स्वर तो 5 हो गए, और मूल स्वर कितने साथियों होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 है। मूल स्वरों की संख्या 5 है, संपूर्ण स्वरों की संख्या 9 है। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, या अपनी कक्षाओं में हम सारी बातें आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया तो 14 माहेश्वर सूत्र थे। अयुड रिलिक ओंग यौच हैवरट लणियम गणनम झबय गर्दस जब गर्दस कपचरत चरतो कपय सक्षर हल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र थे, उन्हीं से आपकी सारी वर्णमाला, जो व्यंजन है, जो स्वर है, ऊष्म वर्ण है, और आपके जो है जो भी ऊष्म वर्ण है और अंतस्थ वर्ण है, सारे वर्ण यही से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? इन्हीं 14 खंडों से, यानी 14 माहेश्वर सूत्रों से आपके जितने वर्ण है, का का गंगा चया टटडा ततना पपमा येरला सा छतरा गया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आई ओ औ अंग अ, सारे वर्ण यही से निकले हैं साथियों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 14 माहेश्वर सूत्र है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये 14 सूत्रों की जो संख्या है, ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके पूरे हिंदी में, पूरे संस्कृत में जो वर्णमाला है, वर्णमाला का मतलब जो कखा का गंगा चया टटडा, सारे कहाँ से निकले हैं? सारे वहीं से निकले हैं। जैसे आप लोग निकल के किसी शहर में आकर के पढ़ने आ गए हैं, वैसे सब कहाँ से जो वर्ण है, छोटा बड़ा कखा, कहाँ से निकले हैं? सारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, भगवान शंकर वाले जो डमरू से निकले, उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से ही सारे वर्ण बाहर निकले हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हुए साथियों। हमारी कक्षा को आप आगे बढ़ाइए। त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया, इसके पहले आपको मैंने बताया था त वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या होगा। आपसे हमने ये बताया था कि त वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये आपसे हमने बताया था साथियों। तो आप हमें बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आ चुका है त वर्ग का। तो कह रहा है लृतुलसानाम दंता, लृतु यानी लृ, लृ तवर्ग, लृतु एक सूत्र है। इस सारे सूत्रों को हम आपको कंठस्थ कराएंगे और सूत्रों को हम लिखेंगे, उस समय आपको अर्थ बताएंगे साथियों। अभी मैं यही बता रहा हूँ, लृतुलसानाम दंता यानी लृ का, और तू माने ता था द ध न, तथा द ध न, ऋतु लसानाम ला और शा, ऋतु लसानाम दंता। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, ये ऋतु लसानाम यानी री का और पूरे तवर्ग का और ला का और शा का, इनका उच्चारण स्थान साथियों क्या हो गया है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंता, दंत इनका स्थान हो जाएगा साथियों। आपको ये बात समझ में आई होगी। ऋतु लसानाम दंता दंत वर्ण है। ये आपसे कभी कभी आपसे कठिन सवाल पूछेगा तो पूछ लेगा ट वर्ग कैसा वर्ण है, दंत है, दंत है, पहला विकल्प दे देगा, बी विकल्प दे देगा ओष्ठ है, तीसरा विकल्प दे देगा आपसे मूर्धा वाले हैं, मूर्धा के हैं। इस तरह से विकल्प आपसे पूछेगा साथियों। तो ट वर्ग कौन सा है, इसका उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंता, दंत इसका उच्चारण स्थान है। जैसे बोलिए ता था ता था, देखिए जीभ आपकी है ऊपर वाले दांत के नीचे जाकर के एकदम चिपक जा रही है। ता था दा, जरा बोल के दिखाइए, अब जीभ को मत जाने दीजिए कहीं, जरा बोल के दिखाइए ता ता, तो आप का बोलेंगे, ता नहीं बोल पाएंगे। ता बोलने के लिए जो जीभ आपकी है, जीवा जो आपकी जीभ है, टंग है, वो ऊपर वाले दांत के पीछे जाकर के टच करेगी। ता था
द, ध। देखिए तो सारे वर्ण कहां से साथियों निकल रहे हैं? दांत से टच करने वाले दंत, तालु से टच करने वाले जो है तालु, और कंठ माने गले से निकलने वाले जो है वो कंठ, और मूर्धा पे टच करने वाले, मूर्धा माने जो अगला दांत है उसके पीछे जो डॉट डॉट है उस पर जो टच करेगा तो वहां मूर्धा वाला स्थान माना जाएगा, वो मूर्धा स्थान माना जाता है। साथियों हमारी कक्षा आप तक पहुंच रही है, कैसी पहुंच रही है? कक्षा आपको कैसी लग रही है साथियों, जरूर आप बताइएगा हमको। आइए गम धातु का, अब देखिए यहाँ आ गया गम धातु। गम मतलब वो गम नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो गम नहीं कि तेरे गम वाला, वो गम साथियों नहीं यहाँ पे है। ये गम धातु का लोट लकार पूछ दिया। अब कह रहा है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कई छात्र ऐसे होंगे सर ये लोट लकार है और बैठ लकार कहाँ से आ गया? ये तो बड़ा कठिन सवाल आ गया, लोट लकार। अब क्या करें भाई? एक बार तो आया था लट लकार, एक बार सवाल पिछली 2 साल 3 साल पहले एक सवाल आ गया था लट लकार, और लट लकार हो नहीं करता है, वो टाइप मिस्टेक हो गया था तो लो, हाँ लट लकार को लटी लकार दे दिया था। तो इस तरह की साथियों कभी कभी समस्या आ जाती है। तो हम देखते हैं गम धातु का लोट लकार रूप क्या बनेगा। ठीक है, गम धातु का लोट लकार साथियों गम का हो चाहे पठ का हो, गम पठ भू सारे रूप एक जैसे चलते हैं। अगर आपने गम का चला लिया तो आप पठ का चला लेंगे, पठ का चला लिया तो आप भू का चला लेंगे, भू का चला लिया तो आप स्था का चला लेंगे, सारे सारे रूप वैसे चलते हैं साथियों। पूछा आपसे गम धातु का, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। ठीक है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है साथियों, ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष साथियों है ये, और यहाँ एक वचन है। ठीक है, यहाँ द्विवचन है। ठीक है, यहाँ बहुवचन है, यहाँ साथियों क्या है? बहुवचन। ठीक है, आप देखिए पूछा है गम धातु, तो गम धातु का लोट लकार, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष हो गया भाई प्रथम एक वचन, एक वचन यहाँ है, द्विवचन यहाँ है, बहुवचन यहाँ है। एक वचन में क्या साथियों बना? गच्छतु। यहाँ गच्छतु कहाँ है? गच्छतु गच्छेत गच्छेत, पहला विकल्प हमें मिल गया साथियों। अब आपको आप बताइए क्या आपको इसमें कौन सा कठिन बात लग गई है कि नहीं? हम आपको बता दी कि गम धातु का जो लोट लकार रूप बनेगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, क्या साथियों बनेगा? गच्छ गच्छतम, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छाम गच्छाओ गच्छामि, गच्छाम गच्छाओ गच्छामः, गच्छामः, ये साथियों आपका रूप बन जाता है। आपसे पूछा है गच्छतु, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, क्या हो गया साथियों? मध्यम पुरुष हो गया, और तीसरा क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया साथियों। ये आपके सामने हमें सवाल मिल गया, ये उत्तर हो गया। एक वचन द्विवचन बहुवचन, गच्छत गच्छताम गच्छतु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छामः, ये साथियों उत्तर हमें मिल चुका है। अगला सवाल देखते हैं, तो हमें इसका जवाब मिल गया। भाई संस्कृत में भविष्यत काल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भविष्यत काल, पठिष्यत गमिष्यत, इस तरह के अगर आपको रूप मिलते हैं तो साथियों क्या माने जाएंगे? वो लिट लकार के रूप माने जाएंगे। देखिए अब लट लकार क्या होता है? लट लकार जो हम प्रयोग करते हैं साथियों, लकार तो हमारे कितने सवाल कभी आपसे पूछ लेगा धातु रूप में लकार कितने हैं, लकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, लकारों की संख्या कितनी है? ठीक है, धातु में लकारों की संख्या कितनी है धातु रूपों में? ठीक है, धातुओं में लकारों की संख्या कितनी है? तो साथियों आपको बताना होगा 10 लकार है। कितने लकार हैं? 10 लकार है। धातुओं में लकार जो आप लट लोट लंग ये सारे जो लकार आप पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब साथियों है कि हमारे उत्तर देने वाले साथी हैं प्रतिमा जी हैं, और हमारे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे भावी शिक्षक जुड़े हुए हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने जवाब दे दिया है, सारे सवालों का जवाब हमें सही दे रहे हैं। भविष्यत काल के लिए प्रयोग कौन सा लकार होगा? लट लकार साथियों क्या होता है अब आपको बताता चलूं मैं। लट लकार कहां प्रयोग होता है? ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? वर्तमान काल में। ये वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है लट लकार का। ये एक बात आप समझ गए। लट हो गया। लोट लकार क्या है? आज्ञार्थक होता है, गच्छतु माने जाओ।
लोट लकार साथियों क्या होता है? लोट लकार, लोट लकार साथियों क्या है? ये आज्ञार्थक होता है। क्या होता है? आज्ञा देने वाला काम करता है। लोट लकार साथियों क्या है? आज्ञार्थक। ये याद रख लीजिए साथियों, पूछा जाएगा। देखिए भविष्य काल आपसे पूछ दिया गया है तो आपको लट लोट कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, लोट हो गया। लिट लकार साथियों क्या होता है? यही आपका विकल्प है लिट लकार साथियों। लिट लकार का जो प्रयोग हम करते हैं वो किसमें करते हैं साथियों? भविष्यत काल में करते हैं। ठीक है, भविष्यत काल में करते हैं साथियों हम लोग इसका प्रयोग। यही हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। लिट लकार हमें मिल गया साथियों। लेकिन लंग लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये भी आपसे बन जाएगा, आप इसको भी जानते रहिए। लंग लकार का साथियों प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? अनद्यतन भूतकाल, अद्यतन नहीं बल्कि अनद्यतन लंग लकार साथियों पूछ दिया। अब लंग लकार का आप क्या जवाब देंगे? लंग लकार में ठीक है अनद्यतन भूत साथियों, कौन सा भूत? अनद्यतन, अनद्यतन भूत कहेगा साथियों। ये भूत माने भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल, ये इसका साथियों उत्तर होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। भविष्यत की बात करेगा तो आपका लिट लकार है। देखिए भविष्यत की बात किया है, ये लिट लकार हो गया। वर्तमान की बात करेगा तो लट लकार हो जाएगा ये। और लोट लकार आज्ञार्थम की बात करेगा तो लोट लकार हो जाएगा। और अनद्यतन भूत की बात करेगा तो लंग लकार हो जाएगा। ये आप जाकर के लकारों को आप जरूर याद करिए कि कौन सा लकार किस समय उपयोग में आता है साथियों। हमारे कहने का मतलब साथियों ये था कि हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं हम सबका स्वागत करते हैं। आइए साथियों हम आप मिल करके इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों? अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अष्टाविंशति आपसे देखिए टेट में साथियों 2-3 सवाल आपसे जरूर बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप एक बार सवाल को देखें हमें आप जवाब दें। हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कोई शब्द, मान लीजिए कोई शब्द आ गया है 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, जो कुछ भी आपको अंकीय गणना आपके लिए आती है संस्कृत में, उसके लिए बहुत सटीक आपको मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए विंशति, अब आपको 10, 20, अरे 20 को विंशति, 30 को त्रिंशति, 40 को चत्वारिंशति, ठीक है, और 50 को पंचाशत। तो इस तरह के सवाल आपको देखने होते हैं साथियों। उनका जवाब हमें कैसे देना है इस बात को ध्यानांकित करना है। सवाल आ गया आपके सामने अष्टाविंशति। अष्ट माने तो आप जानते ही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अष्ट। अष्ट माने 8, अष्ट माने 8। तो अष्ट माने साथियों क्या हो गया? अष्ट माने हो गया 8, यहां अष्ट माने 8 और विंशत माने 20। अब आप जोड़ने हैं केवल, इधर 20 है इधर 8 है, 20 और 8 कितना होता है? अब इतनी तो गणना आपको जरूर आती होगी साथियों, क्योंकि आप टेट देने जा रहे हैं, आप हमारे भावी शिक्षक हैं, आप हमारे सम्मानित शिक्षक बनने वाले हैं बहुत जल्दी साथियों। श्याम पांडे जी हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं, पुष्पा यादव जी हैं और सचिन कुमार जी हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत बहुत सबका धन्यवाद है। और साथियों आप निश्चित तौर पर हमारे इस सेशन को शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, उनका भी भला हो, आपका भला हो रहा है और उनका भी भला हो साथियों। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, यही मोटिव है। अष्टाविंशति कह दिए साथियों, अष्टा माने हो गया, ये आ गया अष्टविंशति ना, अष्टाविंशति ही विंशत, तो आपने देख लिया यहां अष्टा हो गया। ठीक है, अष्टा माने 8, अष्ट माने 8 और विंशत माने 20 है ना। 8 और 20, 8 का मतलब यहाँ 8 हो गया और यहाँ धन करिए, विंशत माने 20 करिए, 8 और 10, 8 और 20 जोड़ते हैं तो साथियों आपका उत्तर मिलता है कितना? 28। आपको सीधा सीधा जवाब इसका मिल जाएगा। अष्टाविंशति माने 28। 28 अगर आपके विकल्प में जहां दिख रहा हो वही आपका उत्तर होगा साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब आपने दिया है और आज इस जवाब के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 23 नंबर का बी दिया है श्याम पांडे जी ने और हमारे श्याम पांडे जी जुड़े हुए हैं, सारे छात्रों का हम धन्यवाद करते हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आइए साथियों देखते हैं अगला सवाल। भावकह शब्द कह रहा है, भावकह, भावकह में कौन सा होगा? अब देखिए हमने आपको बताया था जो भी प्रत्यय बन रहे, जो भी समास, जो भी संधियां आएंगी, देखिए या तो 2 सवाल आपसे बनते साथियों, या तो संधि का नाम पूछता है, क्या पूछता है? संधि का नाम पूछेगा। ठीक है, नायक है, भावक है, जैसे आपसे पूछेगा नायक है, पावक है, ठीक है, आपसे पूछेगा नायक है, पावक है,
इस तरह के शब्द नायक है, पावक है, चयनम, पवन है, ठीक है, चयनम क्या पूछेगा साथियों, चयनम, 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 पवन है, ये ठीक है, ये सब साफ से पूछा जाएगा। इसमें पूछेगा कि इसमें संधि कौन सी है साथियों, ठीक है, पहली बात तो पूछ लेगा संधि कौन सी है, तो आप निश्चित तौर पे समझ जाएंगे कि अयादि संधि है। और एक तो पूछेगा कि नई धन आक है कि नाय धन आक है, ये पूछेगा नई का है, नई धन आक हाँ, नय धन अकह बराबर क्या आ जाएगा साथियों, नायक है बन जाएगा। या तो आपसे संधि विच्छेद पूछेगा या तो आपसे वो संधि पूछेगा, दो ही सवाल आपसे वो बना पाएगा और इससे ज्यादा वो बनाएगा नहीं। तो जैसे पौधनक है कि पौधनक है, यहाँ पे साथियों आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया संधि विच्छेद पूछा है, या तो इससे पूछेगा कि संधि क्या है या तो पूछेगा विच्छेद क्या है। संधि पूछेगा साथियों तो आपको अयादि संधि मारना है, ठीक है, कौन संधि, अयादि संधि मारना है साथियों। और अगर संधि विच्छेद पूछता है तब आपको क्या मारना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो पाधनाव का है, पाधनाव का है, पौधनक है, पोधनक है, तो पाव आय आओ बनता है, तो यहाँ पे पौधनक है। ध्यान रखिएगा साथियों, दो मात्रा वाला रहेगा, एक मात्रा वाला नहीं रहेगा। जब अव हो तो एक मात्रा, जैसे आप पवन कह रहे हैं सर, जैसे आपको पवन कह रहे हैं ना, पवन है अव, आप यहाँ पव में क्या है, अव है, देखिए पव, आप कहिए पव, पवन कहिए पव, अव, पवन कहने में केवल अव का उच्चारण हो रहा है, मुंह से निकल रहा है अव, लेकिन जरा पावकह करिए, पावकह, ठीक है, तो पाव यहाँ क्या निकल रहा है, औ नहीं बल्कि आव निकल रहा है। जब आव होगा तो दो मात्रा ऊपर चढ़ेगी, अव होगा तो एक मात्रा चढ़ेगी साथियों। कब चढ़ेगी, संधि विच्छेद के समय। कब चढ़ेगी साथियों, संधि विच्छेद के समय। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे। आव होगा तो दो मात्रा, अव होगा तो एक मात्रा। ये हल्का है, केवल अकेले अव है, एक मात्रा वाला है। यहाँ डबल आ मतलब आ बड़ा का मात्रा है तो यहाँ डबल मात्रा रहेगी। जब दो लाइन है तो दो मात्रा, एक लाइन है तो एक मात्रा। हम आपको बताएंगे सारी बातों को अपनी कक्षाओं में साथियों। अभी हम लोग केवल सवालों को हल करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया 25वां। जगदीशः में कौन सी संधि या जगदीशः में किस सूत्र से संधि हो रही है। जगदीश, जगत का जो ईश है उसे हम जगदीश कहते हैं, जगत का जो स्वामी है उसे हम जगदीश कहते हैं साथियों। जगदीश का मतलब आपसे पूछा गया है। श्याम पांडे जी हैं और प्रतिमा जी हैं, पुष्पा जी हैं और सचिन जी हैं, ढेर सारे हमारे छात्र जुड़े हुए, सबका धन्यवाद करते हैं। सारे लोग जवाब दे रहे हैं साथियों। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर इसको लाइक कमेंट आगे बढ़ाएं साथियों, और शेयर करें साथियों तक, क्योंकि हमारी संस्था ये टीचर्स अकादमी से हट करके इस समय व्यवधान की वजह से हम लोग टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे हम इसे कक्षाएं ले रहे हैं साथियों। और हमारी एक एसोसिएट संस्था है, जुड़ी हुई संस्था है, ताकि कोई ऐसी आपदा विपदा आए तो हम लोग आपका नुकसान ना होने पाए, हमारे छात्रों का कोई नुकसान ना होने पाए। हम उन कक्षाओं को टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे लेकर के हम आप तक पहुंच पाएंगे साथियों, इसलिए आप तक हमारे रीच वहां तक हो जाए साथियों। सवाल आपके सामने आ गया, जगदीश में कौन सी, तो यहाँ पे तोरली सूत्र लगेगा कि मनुष्वारा लगेगा, खरीचा लगेगा कि झलाम जसवंते साथियों। यहाँ पे एक हमारा सूत्र बनता है झलाम जसवंते। झल को जस हो जाता है, झल का मतलब झल एक प्रत्याहार है, ठीक है, झल को जस हो जाएगा, यानी झब है, यानी झब झब घड को जब गड हो जाएगा, यानी झ के स्थान पे जा तो जब गड झब गड। हाँ, तो साथियों इस तरह के आपको मिल जाएगा। जगदीशः मिल जाएगा आपको, और जगदीशः के अलावा साथियों आपको और शब्द मिलता है, वाक धनीशः मिलता है। ये सवाल आपसे पूछा था, वाक का को गा हो जाएगा, वाक धन ईशः, वाग ईशः क्या बनता है साथियों, बराबर वागीशः बनता है। ये सब साथियों ध्यान रखिएगा, वागीशः, जगदीशः, ये सब कहाँ बनेगा साथियों, ये सब बनेगा आपको। अगर ये पूछेगा कि कौन सी संधि है तो साथियों आपको मानना होगा जस तो संधि है। और एक सवाल और पूछ सकता है कि कौन सी हल है कि स्वर है कि व्यंजन है। ये साथियों हल संधि या व्यंजन संधि भी है। इसको दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा, हल संधि, व्यंजन संधि, सारी बातें आपको ध्यानांकित करनी है। अगला सवाल आपके सामने आ गया 26वां। राम शब्द के तृतीया का एक वचन रूप क्या होगा। अब आपको राम का रूप याद करना है साथियों, राम का रूप याद करिएगा। राम का रूप आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, राम है रामौ रामा, प्रथमा में रामम रामौ रामान, द्वितीया में रामेण रामाभ्याम रामई। तो रामेण शब्द यहाँ तृतीया का एक वचन पूछ रहा है, रामेण रामाभ्याम रामई। बी विकल्प हमारा सही हो रहा है, उत्तर हमको सही मिल गया है। 25 का डी मिल चुका है, 26 का बी हमको मिला है हमारे साथियों द्वारा। 27वां सवाल है, पठामह में कौन सा धातु रूप बन गया है साथियों। लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन है,
पठामी पठाओ पठामह। तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, सबका उत्तम सबका उत्तम सबका उत्तम। आप कैसे मार पाएंगे? आपको रूप रटना होगा। हम आपको बताएंगे लट लकार का रूप कैसे रटना होगा। पठान पठाओ पठामह, पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़त पढ़ता पढ़त पठान पठाओ पठामह। साथियों अगला सवाल आ गया, दा धातु में अक्तवा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दत्वा बनेगा, दात्वा बनेगा, दैत्वा बनेगा, दत्वा दैत्वा या दायित्वा क्या बनेगा आपका? साथियों जैसे पठित्वा, जैसे गमित्वा उस तरह नहीं बनेगा। दा धातु से अगर हम अक्तवा जोड़ते हैं, दा धातु से अगर अक्तवा प्रत्यय हम जोड़ते हैं साथियों तो क्या बनता है? दत्वा। क्या बनता है साथियों? दा धता फिर वाह, दत्वा शब्द बनता है। हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। 29वां सवाल आपके सामने आ गया है साथियों। 29वां सवाल हमारा आपके सामने आ गया साथियों। 29वां सवाल, सहपादेन खंजा है, वह पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? सहपादेन खंजा है। सहकर्णेन बधिरा है, वह कान से बहरा है। वह पैर से, हाँ तो साथियों यहाँ पे एनांग विकार आता है। जो भी शरीर का जो भी अंग आपका विकार जिसमें रहेगा उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। चाहे आप कर्णेन बधिर कान से बहरे हो, चाहे आंख से काना हो, जिसमें आपके रहेगा। संस्कृत में लकार एवं पुरुष कितने होते साथियों? आपको लकार में पुरुष कितने होते हैं? प्रत्येक लकार में पुरुष, यहाँ तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष साथियों होता है। सारी बातें हम आपको बताएंगे। 3 इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आ गया। ये सारे सवाल आपके लिए, सारे सवाल साथियों कैसे लगे आप जरूर बता के जाइएगा, और ये सेशन जरूर अपने साथियों तक आप भेजिए, इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सेट हो गया है आपका, सब सेट रेडी कर दिया। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब मैं रेडी कर दिया हूँ, बट सर आपको जाके मैटर भेजिए जाओ। अच्छा लगेगा।